नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी की 649वीं जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, संत रविदास जी का दर्शन विकसित भारत का आधार। संत रविदास जी के नाम पर ही हुआ आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण। पीएम मोदी ने बजट को बताया विकसित भारत के सपने का आधार। कहा, रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार देश को मिलेगी नई ऊर्जा और गति। बजट को बताया गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को सशक्त करने वाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को बताया ग्रोथ की गति बनाए रखने का रास्ता। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मजबूत ईंट साबित होगा बजट 2026। सबका साथ सबका विकास पर सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बजट में एआई और डिजिटल इंडिया पर फोकस। सेमीकंडक्टर के विकास के लिए ISM 2.0 का प्रस्ताव। 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की घोषणा। 1 करोड़ रोजगार का होगा सृजन। केंद्रीय मंत्रियों ने बजट को बताया विकसित भारत का रोड मैप। आम लोगों से लेकर उद्योग जगत ने भी किया स्वागत। कहा, बजट 2026 दिखाएगा विकसित भारत की राह। और आइए अब शुरुआत करते हैं। आकांक्षाओं, संभावनाओं पर और विकास को नई धार देने वाला बजट 2026 कई मायनों में बेहद खास है। एक ओर इस बार बजट में टैक्स फ्रंट पर कोई नया बोझ नहीं डाला गया। वहीं मिडिल क्लास को पहले दी गई राहत ही जारी रखी गई और 2047 तक भारत को मैन्युफैक्चरिंग और कार्गो हब बनाने का साफ इरादा दिखता है। तो कुल मिलाकर ये बजट फिजिकल डिसिप्लिन के साथ ग्रोथ और रिफॉर्म्स के जरिए रोजगार की कहानी कहता है। नजर डालते हैं इस बजट की 10 सबसे बड़ी हाइलाइट्स पर। आइए देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, Sir, with your permission, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया साल 2026-27 का बजट। देश के विकास पर खर्च होंगे 53,47,315 करोड़ रुपए। बजट में वित्तीय अनुशासन पर दिखा जोर। सरकार ने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को किया हासिल। इस साल का वित्तीय घाटा GDP के 4.4% के स्तर पर रहा। अगले साल वित्तीय घाटा कम होकर 4.3% होने का अनुमान। बजट में एक बार फिर से बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी का ऐलान। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया ऐतिहासिक ऐलान। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 95,600 करोड़ रुपए का प्रावधान। मनरेगा योजना भी रहेगा जारी। 30,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बजट में 5.98 लाख करोड़ रुपए, रक्षा क्षेत्र के लिए 5.94, शिक्षा पर 1.39 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के खर्च का ऐलान। बजट में टैक्स नियमों के सरलीकरण पर रहा जोर। बजट 2026-27 में किसी भी नए टैक्स का कोई प्रस्ताव नहीं। पिछले साल बजट में घोषित नए इनकम टैक्स स्लैब को 1 अप्रैल से किया जाएगा लागू। 12 लाख रुपए तक नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। वित्त मंत्री ने पेश किया देश का पहला युवा शक्ति से प्रेरित बजट। कर्तव्य भवन में तैयार होने वाले पहले बजट में सरकार का संकल्प गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण पर रहेगा फोकस। बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित। बजट में आर्थिक विकास में तेजी, लोगों की आकांक्षाओं और क्षमताओं का निर्माण, सबका साथ और सबका विकास के अनुरूप सभी तक देश के संसाधनों और सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर। रिफॉर्म एक्सप्रेस को जारी रखने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर दिखा जोर। मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक विकास, MSME पर जोर। बुनियादी ढांचे का विकास, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी आर्थिक क्षेत्र निर्माण पर केंद्रित। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों का चुनाव। बायो फार्मा शक्ति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक रेयर अर्थ कॉरिडोर, कैपिटल गुड्स के तहत टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नए ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को मिलेंगे 10,000 करोड़ रुपए। कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए दानाकुनी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे का हुआ ऐलान। अगले 5 साल में बनाए जाएंगे 20 नए नेशनल वाटरवेज। वित्त मंत्री ने नए कोस्टल कार्गो प्रमोशन योजना का भी किया शुभारंभ। 2047 तक भारत की हिस्सेदारी होगी 2 गुनी। देश में चैंपियन MSME बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड का किया ऐलान। छोटे उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए नए उपायों की हुई घोषणा। आसान शर्तों पर मिलेगा सस्ता कर।
देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को मिली मंजूरी। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी बनेंगे ग्रोथ कनेक्टर्स। सर्विस सेक्टर को विकास का इंजन बनाने के लिए हाई पावर कमेटी की घोषणा। विकसित भारत के लिए नए सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए बजट में दिखा फोकस। हेल्थ केयर इकोसिस्टम, पशुपालन, ऑरेंज इकोनॉमी, स्पेस और पर्यटन पर रहा खासा जोर। किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन भारत विस्तार योजना की घोषणा। 1 करोड़ किसानों को फायदा देने वाली कोकोनट प्रमोशन स्कीम का ऐलान। भारत के काजू, कॉफी, सैंडलवुड, सूखे मेवे की खेतियों को मिलेगी वैश्विक पहचान। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर सुधारों की घोषणा। टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयकर में 5 साल की छूट। वित्त मंत्री ने टीसीएस और टीडीएस के नियमों को भी बनाया सरल। आईटी सेक्टर को देश का नया ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सेफ हार्बर रूल की सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए की गई। देश में डेटा सेंटर में निवेश करने वाले विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने वायदा कारोबार में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि का किया ऐलान। समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादनों का निर्यात संबंधन शुल्क मुक्त आयात की सीमा को 1% से बढ़ाकर 3% किया गया। सोलर ग्लास और लिथियम आयन सेल विनिर्माण पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। पावर, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी और केमिकल सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना का ऐलान। और वहीं प्रधानमंत्री ने बजट 2026 को विकसित भारत की जरूरतों को पूरा करने वाला, युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि यह रिफॉर्म को बढ़ावा दे रहा है। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। और वहीं उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों से ग्लोबल बनने की ताकत देता है। यह बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूती दे रहा है। जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। और वहीं इंफ्रा को बढ़ावा देने के साथ ही बजट में युवा शक्ति को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़े जाने और उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे युवा शक्ति का बजट करार दिया। यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे।
बजट में अत्याधुनिक तकनीकों और महत्वपूर्ण खनिजों पर काफी ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एआई के महत्व को रेखांकित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इससे मिले लाभ की चर्चा की। बजट में नई तकनीकों से जुड़ी कई घोषणाएं शामिल हैं। मोदी सरकार के युवा शक्ति संचालित बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर खास बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में उन वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र किया जिनसे व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है, साथ ही संसाधनों तक पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। ऐसे में जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने सरकार के 3 कर्तव्यों को रेखांकित किया। Our first कर्तव्य is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. बजट में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का विजन साफ नजर आया। बजट में ऐलान किया गया कि अप्रैल 2025 में शुरू की गई 22,919 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण से जुड़ी योजना में खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की सफलता को सराहते हुए वित्त मंत्री ने इस मिशन के विस्तार का ऐलान किया। India Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सरकार की प्राथमिकताएं बजट में साफ दिखाई देती हैं। बजट में इनके प्रसंस्करण के लिए जरूरी पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की गई। नवंबर 2025 में शुरू की गई रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि खनिज संपन्न राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. एआई सहित उभरती तकनीकों के महत्व का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीकों को अपनाया जाना सभी के हित में है। उन्होंने एआई मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जैसे सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसे विकसित भारत का गेटवे माना जा रहा है। 2026 से 27 के बजट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में अब सेमीकंडक्टर सब मिशन का दूसरा चरण सिलिकॉन 2.0 शुरू किया जा रहा है। सिलिकॉन 1.0 की तरह ही ये भारत में एक नई और फाउंडेशनल इंडस्ट्री के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम होगा। 4 बड़े इनिशिएटिव्स बजट में आए हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का एलोकेशन 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। जो रिस्पांस मिला है ईसीएमएस स्कीम को 149 एप्लीकेशंस, तो उस मोमेंटम को मेंटेन करने में आज का ये बजट की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से सेमिकॉन 1.0 ने भारत में एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री, फाउंडेशनल इंडस्ट्री एक नई बनाई है और जिस तेजी से इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसी मोमेंटम को मेंटेन करते हुए सेमिकॉन 2.0 जिसमें बहुत बड़ा फोकस दिया जाएगा जो मशीनें यूज होती है सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने में, उन मशीनों को भारत में डिजाइन करें, भारत में मैन्युफैक्चर करें।
और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी दुनिया के लिए उदाहरण बन रही है। क्रिएटिव इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए अब देश भर के 15,000 हाई स्कूलों और 500 कॉलेजों को IICT से जोड़ा जाएगा और जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार होंगे। IICT को जोड़ा जाएगा 15,000 हाई स्कूल्स के साथ और 500 कॉलेजेस के साथ क्रिएटर्स लैब। 15,000 हाई स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब्स बनेंगी। इससे 20 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर हम मेटी का एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट देखें, मेटी में IT में और GCC में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मिला के करीब करीब 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है। आज के अनाउंसमेंट से 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, सब्सटैंशियली बढ़ेगा और ऑरेंज इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और वहीं वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए कुल 2.93 लाख करोड़ का कैपेक्स घोषित किया है, जिसे सुरक्षा और सुधारों पर खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनने से दक्षिणी राज्यों के विकास को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। रेलवे का बजटरी सपोर्ट 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। टोटल कैपेक्स 2,93,000 करोड़ रुपीस का है। 1,20,000 करोड़ सेफ्टी पे इन्वेस्ट किया जाएगा। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स आज बजट में अनाउंस हुए हैं। देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद ये एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि कंप्लीट 5 साउथ इंडियन स्टेट्स कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी यूटी इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा बोन साबित होगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद ये तीनों बड़ी इकोनॉमीज हैं। इस डायमंड से, हाई स्पीड डायमंड बनाने से एक मेजर ग्रोथ का मल्टीप्लायर साउथ इंडियन स्टेट्स में आएगा, जो कि देश के लिए अच्छा है। बजट 2026 से 27 कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का दावा है कि इन प्रावधानों से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी और मजबूत होगी। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय के लिए इस बार अभूतपूर्व बजटीय प्रावधान किए गए हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत किया और हर वर्ग को उन्होंने कुछ न कुछ दिया है। इन सभी मसलों पर बात करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी। पहले चौधरी साहब, बजट जो है ओवरऑल हर वर्ग को उम्मीद थी, हर राज्य को उम्मीद थी, उस पर क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले बजट पेश करते थे 1 साल के लिए। अब प्रधानमंत्री जी का विजन है कि इस देश को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाना है। उसको आधार मानकर आज ये 9वां बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, ऐतिहासिक है। मैं कह सकता हूँ सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी के लिए इस बजट में कुछ न कुछ दिया है। आप कृषि राज्य मंत्री है, एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस बजट में भी किसानों को खासी उम्मीद थी, तो कैसे देख रहे हैं किसानों की उम्मीदों को? इस देश के अन्नदाताओं के लिए पहले दफे प्रधानमंत्री जी जो 30 कार्यकाल है, हमेशा हर खरीफ और रबी की फसल में MSP बढ़ाई जा रही है। इससे बढ़िया बेहतरीन क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री चाहते हैं जब तक इस देश का अन्नदाता किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक ये राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता है। जहां एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि विकसित भारत के लक्ष्य में ये अगला कदम है और हर कदम आगे विकसित भारत को ले जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ छलावा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, इसलिए वो अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। मुद्देहीन विपक्ष हो गया है। ये बजट जो है विकसित भारत के लक्ष्य में एक मजबूत कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है, जहां किसान, नौजवान और महिलाओं को के सहित पूरे सभी लोगों को कुछ न कुछ बजट में मिला है। और इस बजट से जहां देश को खासी उम्मीदें थी, देश आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, संसद भवन, दिल्ली।
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट 2026 पेश करने के बाद राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुष मंत्रालय के लिए किए गए बजटीय आवंटन की सराहना करते हुए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि 3 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के खोलने की घोषणा स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम बजट पर प्रतिक्रिया देने के लिए। सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया है, आप कैसे आंकेंगे इस बजट को? ये जो बजट है ये हमारी 2047 की जो विकसित भारत की नींव है और इसके ऊपर ही हम 2047 तक हमारा देश विकसित देशों के पंक्तियों में आ जाएगा। आयुष को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्यक्तिगत रूप से उसको प्रोत्साहन देने की बात कह चुके हैं, कैसे देखेंगे आप? हमारा जो आयुष मंत्रालय है ये नया मंत्रालय है। 2014 से ही ये मंत्रालय हमारे देश में स्थापित हुआ, लेकिन 2014 से 2024-25 के बजट तक 25 ये कहाँ पर भी आयुष का नाम हमारे बजट में नहीं आया था। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं आयुष के बारे में आज के बजट में उन्होंने की। उसमें जो सबसे बड़ी घोषणा थी कि हमारे देश में पूरे देश में 3 ऑल इंडिया ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोले जाएंगे। ये बहुत बड़ी हमारे आयुष की उपलब्धि है। जिस तरीके से आयुष को बढ़ावा देते हुए 3 एम्स की शुरुआत की जो घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा, उसका भी उन्होंने स्वागत किया है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, जीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आम बजट 2026 को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम बताया है। शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर केंद्रित इस बजट में छात्राओं से लेकर कामकाजी महिलाओं तक को मजबूती देने के प्रावधान किए गए हैं। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री से बातचीत की हमारी संवाददाता सुयश शर्मा ने। ये जो पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब बोला तो उसमें महिलाओं को लेकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? महिला सशक्तिकरण को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती हुई आज 9वीं बार देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पूर्ण बजट पेश किया है। और ये बजट विकासोन्मुखी बजट है। युवा, किसान, महिला और गरीब यानी सर्व समावेशी बजट है और सभी को दिशा देने के लिए, सभी के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर लाभ देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। खास करके अगर हम देखें, महिलाओं की बात करें, केयर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। स्टेम के क्षेत्र में बेटियों की जो भागीदारी है उनके लिए और बेहतर पठन पाठन शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। इस बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, तो आपने क्या कुछ सोचा है, किस तरीके से इसको आगे लेकर के जाएंगे? जो हम विकसित भारत की हम बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, तो इसकी शुरुआत, इसकी नींव बच्चों से होती है। उसके लिए पोषण की सुविधा, उनके लिए बेहतर देखरेख की सुविधा, ईसीसी की व्यवस्था, इसको और मजबूत करने के लिए इस बार ये हम लोग इस बजट के माध्यम से उसको और बेहतर करेंगे, ताकि जो महिला बाल विकास विभाग की जो योजनाएं हैं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जन जागरूकता, तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम को और गति देकर निश्चित तौर पे जो एक लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पाएंगे। हम बात कर रहे थे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अन्नपूर्णा जी से, और यकीनन जिस तरीके से केंद्र सरकार महिलाओं के लिए, भारत की बेटियों का साथ दे रही है, तो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत की महिलाएं अपना परचम अवश्य लहराएंगी। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए आम बजट में खेल क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में 2 बड़ी घोषणाएं की।
खेलो इंडिया को अब मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा और इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत के खेल ढांचे और खिलाड़ियों के विकास को नई रफ्तार देना है। वहीं वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए खेल कूद के सामानों के लिए एक नई पहल का प्रस्ताव रखा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा और खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2026 में खेल को लेकर सरकार ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अब ध्यान सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खेल तंत्र को मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अगले दशक में प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों के व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख खेलो इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। The sports sector provides multiple means of employment, skilling and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. खेलो इंडिया मिशन को 5 प्रमुख चरणों में लागू किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक खिलाड़ियों को एक मजबूत और निरंतर विकास मार्ग मिल सके। इसमें पहला है प्रशिक्षण केंद्रों के समर्थन से प्रतिभा विकास के लिए एकत्रित तरीका। दूसरा चरण कोच और सपोर्ट स्टाफ का व्यवस्थित विकास। तीसरा चरण खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण। चौथा चरण खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग का आयोजन। और पांचवा चरण प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल अवसंरचना का विकास शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेल क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए खेल कूद के सामानों के लिए एक नई पहल का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में खेलों की बढ़ती लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए खेल कूद के उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का घरेलू उत्पादन समय की मांग है। India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय के आवंटन में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है। इसमें खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि उसको पहली बार 500 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 4479.88 करोड़ रुपए है, जो 2025-26 के संशोधित आवंटन 3346.54 करोड़ रुपए से 1133.34 करोड़ रुपए अधिक है। भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए आवंटित राशि को 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 917.38 करोड़ रुपए किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सहायता राशि इस वर्ष 28.05 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78% की वृद्धि है। राष्ट्रमंडल खेल इस वर्ष जुलाई-अगस्त में ग्लासगो में होंगे। खेल मंत्रालय ने इस आवंटन का स्वागत किया है और कहा है कि खेल सामग्री उद्योग के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 में खेल क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। हमारे सहयोगी अमरिंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में खेलों को मिला है ये बजट दूर दराज के इलाकों से आने वाले बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार का विजन है कि 2047 तक भारत खेलों में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करे और ये बजट इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री मनसुख मांडविया हमारे साथ हैं। सर, विकसित भारत के संकल्प के साथ वित्त मंत्री ने 9वीं बार बजट पेश किया है। सभी वर्गों को उम्मीद थी और कुछ न कुछ मिला है। ओवरऑल बजट पर आप कैसे देख रहे हैं? ये बजट में खास करके युवा सैनिक और युवा शक्ति को उड़ान देने वाला बजट है और देश के युवा शक्ति खेल के मैदान में अपना कौशल्य को दिखा सके और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, इसलिए एक डेकेड को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी ने खेलो इंडिया मिशन की घोषणा करी है। खेलो इंडिया मिशन के द्वारा
स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को डेवलप करना, स्पोर्ट्स में लीग कल्चर को डेवलप करना, स्पोर्ट्स साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के देश के युवाओं को ट्रेन करना, इस सारे विषय को एक लॉन्ग टर्म के लिए स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए एक कार्य योजना सुनिश्चित करी है। दूसरा, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एक महत्वपूर्ण विषय है। आज हम स्पोर्ट्स गुड्स ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री ने देश को स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रस्तुत किया गया बजट है और खासकर जब बात होती है खेलों की तो खेल मंत्रालय को भी इस बजट में बहुत कुछ मिला है और खेलो इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संकल्प है कि गांव का बच्चा बच्चा भी खेलों में आगे बढ़े, तो उस लिहाज से भी ये बजट खासा मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। और वहीं बजट 2026 में सरकार ने संस्कृति पुरातत्व को महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया है। संस्कृति और पुरातत्व विभाग के अंतर्गत 15 प्रमुख पुरातात्विक और धरोहर स्थलों को संस्कृति पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य न केवल इन ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना है, बल्कि उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनाना है। इससे स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस विषय में और जानकारी के लिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बात की हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। ये बजट किस तरीके से भारत की पर्यटन और संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, इन तमाम बातों की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस बजट के बारे में? जहां तक पर्यटन और संस्कृति का विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही संकल्प ये रहा है कि हम विरासत का सम्मान करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री सदैव आधुनिकता के साथ विरासत का हाथ थामे हुए आगे बढ़ते हैं, तो आज की ये जो घोषणा की गई 50 जो पुरातत्व जो स्थान है, पुराने स्थानों को उन्हें आगे लेकर के आना और उन्हें डेस्टिनेशन बनाना, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाने की बात पिछली बार बजट में की गई थी और उस दिशा में हम तेज गति के साथ में राज्यों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। भारत में 15 ऐसे स्थान जहां आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ है, जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की, वहां प्रमाण मिले, बहुत सारे वहां पे जो है उत्खनन में अवशेष मिले, उनको एक आइकॉनिक एक्सपीरियंशियल जोन के रूप में डेवलप करना, जैसा प्रायोगिक तौर पर वड़नगर में किया गया था, उस दृष्टिकोण से डेवलप करने को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी ने एक नई योजना का उल्लेख किया, घोषणा की, जिसे उन्होंने देश नाम दिया। और मैं मानता हूं कि भारत के हेरिटेज को दिखाने के लिए ये निश्चित रूप से ये योजना बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमसे बात कर रहे थे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब देश अपनी संस्कृति का हाथ थामकर आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने देश का नाम न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में आगे ले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अश्विन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में समाज के सभी वर्गों के हितों को शामिल किया है। ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर बड़ा कदम है। हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की, देखिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बजट की प्रतिक्रिया उनसे लेंगे। 2026 आम बजट को कैसे आंक रहे हैं? हाँ, तो मतलब ये जो बजट है, बजट सरकार के अनुसार तेज विकास है, सबका साथ सबका विकास है, रोजगार, ग्रामीण समृद्धि और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य है विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना है और करप्शन के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ लड़ना है। तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार का ये जो बजट है, बजट बहुत बड़ा है, सुंदर, लेकिन अपोजिशन को मालूम नहीं इसके है के अंदर। तो मतलब ये बजट जो है, ये बजट सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट है। अपोजिशन वाला देखने के लिए बहुत एक कच्चा, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ही है सच्चा। तो मतलब ये बजट बहुत अच्छा है
और इस बजट से सभी वर्गों को न्याय मिलने वाला है। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय, किसानों को न्याय, सभी वर्गों को न्याय इसमें देने का प्रयत्न किया है। और विशेषकर दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी योजनाएं इस बजट में है, तो इसीलिए ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो बजट है ये समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लाया गया बजट है। उन्होंने इस बजट का स्वागत किया है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने इस बार के बजट को अभूतपूर्व बताते हुए इसकी जमकर सराहना की है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ खास बातचीत में दिनेश शर्मा ने कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के समग्र विकास की मजबूत नींव भी रखता है। विकसित भारत के संकल्प के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया और ये बजट खासा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। बात करने के लिए राज्यसभा वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल बजट, जब सबको उम्मीदें थी इस बजट को? क्या ये बजट उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ा है। हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। ये 4 ग्रोथ इंजन का बजट बनाया है निर्मला जी ने। पहला ग्रोथ इंजन क्या है? पहला ग्रोथ इंजन है कृषि, जिसमें आमदनी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात पर जोर दिया गया है। दूसरा ग्रोथ इंजन है MSME, जिसमें छोटे उद्योग और को ताकत देने का काम किया गया है। तीसरा इंजन है निवेश, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, उद्योग को, डिजिटल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया गया है। चौथा ग्रोथ इंजन है वो है निर्यात, जिसमें मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, भारतीय उत्पाद दुनिया में ज्यादा बिके। यानी ये 4 इंजन का जो बजट है ग्रोथ इंजन को मजबूत करने का, ये चारों को शक्ति देगा, जिसे हम कहेंगे सुधार का इंजन। आप जहां एक और कह रहे हैं कि ये विकसित भारत के सपने वाला बजट है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में विपक्ष 20वीं सदी की सोच वाला विपक्ष है, निराशावादी विपक्ष है। वो कहता डब्बा है बजट, अरे डब्बा नहीं, ये खुशियों का पिटारा है बजट। और ये बजट निश्चित रूप में भारत के सशक्तिकरण की आधारशिला रखने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हर वर्ग को उम्मीदें थी और इस बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ मिला है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बजट को अभूतपूर्व और दूरदर्शी बताया। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करता है। बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे देश की विकास गति को और एक नई दिशा मिलेगी। 9वीं बार वित्त मंत्री ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। ओवरऑल हर वर्ग को खासी उम्मीदें थी, आप कैसे इसको देखते हैं? ये मोदी सरकार का विकसित भारत का बजट है। इस बजट में हमारी विकास दर को 7% बनाए रखा है। 7% विकास दर को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ में पिछले वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 11 लाख का, इस बार वो 12 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। और ये इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो पूरे देश में विकास होगा। अगर बात करें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र को कुछ न कुछ मिला है। और आप चूंकि छत्तीसगढ़ से आते हैं तो छत्तीसगढ़ को भी इस बजट में खासा कुछ मिला है। कैसे देख रहे हैं अपने राज्य के हिसाब से? 15,000 स्कूलों को अपग्रेड करने की, 500 कॉलेजों को अपग्रेड करने की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के 12 लाख करोड़ रुपए रखा है। तो छत्तीसगढ़ को भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा मिलेगा, हमारी स्कूलों भी अपग्रेड होंगी और हमारे यहाँ साथ में शिक्षण संस्थानों में जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रगति होगी और छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसमें जो मछली पालन के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर की फील्ड में जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है कि इनोवेटिव काम जो करेंगे, अपग्रेडेड खेती करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे, इसकी जो बात की गई है उससे छत्तीसगढ़ को भी फायदा होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ विकसित भारत वाला बजट है और इसमें हर वर्ग को कुछ न कुछ उम्मीदें थी और वित्त मंत्री ने सभी को बहुत कुछ दिया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने बजट को युवाओं के लिए समर्पित बताया। बजट को लेकर हमारे सहयोगी राजेश राज ने तेजस्वी सूर्या से संसद भवन परिसर में खास बातचीत की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या बजट पर प्रतिक्रिया देने के लिए अभी
डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। तेजस्वी जी, कैसे देखते हैं विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसमें ये बजट कितना मील का पत्थर साबित होगा? अत्यंत महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि इस बजट के फोकस 2047 के भारत को तैयार करने के लिए और विकसित भारत के युवाओं को और समाज को तैयार करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का फोकस इस बजट में है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात बजट के हर लाइन में हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से लेकर भारत को न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे सशक्त बनाना, ऐसे कई सारे चीजों के ऊपर इस पे उल्लेख हुआ है। युवाओं के लिए कितना स्कोप दिखाई पड़ रहा है? जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा बजट के प्रस्तुति के दौरान, ये युवा शक्ति से प्रेरित हुआ और युवा शक्ति के लिए डेडिकेटेड बजट है। विपक्ष इसे जो है खाली डब्बा बता रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? विपक्ष के हर बजट के रिएक्शन को आप देखिए, पिछले 10-11 साल के एक ही जैसा उनका रिएक्शन होता है। वो बजट तैयार होने से पहले, बजट स्पीच तैयार प्रस्तुत होने से पहले ही उनका टेम्पलेटेड रिस्पांस तय होके आ जाता है। अगर आप उनको कल पूछे कि बजट के बारे में, कल अगर आप पूछे होते तो कल भी वो यही बोले होते, क्योंकि वो उनके ये बजट से, घोषणाओं से कुछ मतलब नहीं है। जो मन में आते हैं वो बोल के चले जाते हैं। बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, द कंट्री हैज रिजेक्टेड देम इन टोटो इन एवरी वे। थैंक यू। तेजस्वी सूर्या, जो बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि विपक्ष का काम पहले से तय रहता है कि वो विरोध जताएंगे ही, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और एनडीए की प्रमुख साझेदार दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने बजट पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में शांभवी चौधरी ने कहा है कि यह बजट आईना है युवाओं और महिलाओं के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने शांभवी चौधरी से विशेष बातचीत की, देखिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं बजट पर बात करने के लिए। शांभवी, आप महिला भी हैं और युवा भी हैं, कितनी संभावनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इस बजट में? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला और युवा को फोकस बताते हुए अपना एक नया एमवाई समीकरण बनाया है और उस समीकरण के लिए वो लगातार काम करते आ रहे हैं। ये बजट एक आईना है कि कैसे महिला और युवा के लिए संस्थान के द्वारा अलग अलग संस्थानों के निर्माण के माध्यम से अलग अलग तरीके से रोजगार के अवसर क्रिएट किए जा रहे हैं, उनको ट्रेन करने का काम किया जा रहा है। वो टेक्सटाइल हो, वो कंटेंट क्रिएशन हो, वो स्टेम की पढ़ाई हो, वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य हो, सब में युवाओं को और महिलाओं को आगे किया जा रहा है। क्या लगता है कि यह जो बजट है, यह विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसमें यह मील का पत्थर साबित होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और ये उनके नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही फल है कि आज हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे। तो आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हैं। अब हम लोग युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करेंगे और समाज के हर कोने के लिए जो है वो काम चल रहा है। वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो गरीब हो, कोई भी आप प्रोफेशन लीजिए, उस प्रोफेशन को रिकग्नाइज करके उसके लिए काम किया जा रहा है। आज पहली बार कंटेंट क्रिएशन को बाकायदा एक प्रोफेशन की तरह रिकग्नाइज करके उनके लिए बहुत सारे प्रावधान क्रिएट किए गए हैं बजट में। इस बजट में आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ को पहली बार किसी बजट में फोकस बना के मेंटल हेल्थ के लिए चर्चा होना शुरू हुआ है। एम्स बनाने के आयुर्वेदिक, हमारे जो भारत का आप कह सकते हैं इतिहास रहा है आयुर्वेदिक का, उसको आगे लेकर के चलने का काम हो रहा है। तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ी, हमारा इतिहास आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ऐसे ही विकसित भारत और विकसित बिहार का भी निर्माण होगा। शुक्रिया। विकसित भारत और विकसित जो देश है वो बन सकेगा इस बजट से, ये कहना है शांभवी चौधरी का। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने आम बजट को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि इस सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लिहाजा वित्त मंत्री ने युवाओं को मजबूती देने से जुड़े कई सारे वित्तीय आवंटन इस बजट में किए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार देश का आम बजट पेश किया है। उस पर प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे। सीधे तौर पर पहली प्रतिक्रिया आम बजट 2026 को लेकर। 2014 में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ था, आज 12.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट आज यहाँ पर है। 53 लाख करोड़ का बजट आज इस सरकार ने यहाँ पर पेश किया है। तो बहुत बहुत बधाई हर एक व्यक्ति, भारत के हर एक व्यक्ति की ओर से कि इस बजट में हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक संस्था के बारे में, हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में, हर एक तख्ते के बारे में सोचने का काम इस बजट में हुआ है। यदि हम बात करें मध्यम वर्ग के लिए, हम बात करें महिलाओं के लिए और किसानों के लिए, क्योंकि ये जो मूव है सरकार का काफ़ी इनको आगे बढ़ाने का भी रहा है, उसमें क्या कुछ खास इस बजट को लेकर के देख रहे हो? युवाओं के लिए ये बजट है, मिडिल क्लास के लिए ये बजट है। युवाओं के लिए रोजगार किस प्रकार से इस बजट के माध्यम से लाया जाएगा, सबका साथ सबका विकास और हर एक व्यक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी, इसके लिए बजट यहाँ पर पेश किया गया है। श्रीकांत शिंदे, जिनका कहना है कि ये बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा और इस बजट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कैमरे पर्सन नवीन कुमार के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने बजट का स्वागत कर इसे हर वर्ग के लिए लाभकारी बताया है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा की एनएसई के एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान से यह खास बातचीत। आशीष कुमार चौहान, एनएसई सीईओ और एमडी हमारे साथ में हैं। सर, आज बजट अनाउंस किया गया और काफी लंबा बजट के अनाउंसमेंट्स काफी सारे रहे, कई सारे सेक्टर्स भी उन्होंने कवर किया। आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको आज का जो अनाउंसमेंट्स था और जो अलग अलग सेक्टर्स पे उन्होंने ध्यान दिया है, भारत को कितनी जल्दी वो विकसित भारत की तरफ ले जा सकती? जो सरकार अपने खर्चे कम रखती है अपनी आमदनी से, तो वो सरकार को फिस्कली कंजर्वेटिव कहा जाता है। तो मोदी जी के 11 साल में, आदरणीय वित्त मंत्री जी के 9 साल में एक तरह से फिस्कल डेफिसिट, जो सरकार की आमदनी और उसके जो खर्चे में जो अंतर है वो करीब बहुत कम रखा है। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है पिछले 10-11 सालों में कि रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, वो ज्यादा सरकारों ने बनाए हैं। इस बार 12.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 9-10% से भी अधिक है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये दोनों फैक्टर्स पिछले 11 सालों में रहे और वही कंसिस्टेंटली उन्होंने रखा है। और भारत पिछले 11 सालों में हर साल फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो फॉर्मूला है वो सही है। सर, आपने कंटिन्यूटी की बात की। हमेशा हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को या मार्केट्स को कंटिन्यूटी पसंद होती है सरप्राइजेस से ज्यादा। इस बार की अगर बजट की बात कर लें तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है और जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है क्या उसे भी एक बल मिला है यहाँ पे? एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने जिन्होंने भी पिछले 10-11 सालों का अभ्यास किया है उनको पता है कि कोई भी भारत की सरकार आती थी पहले तो अनाउंसमेंट ज्यादा होती थी, एग्जीक्यूशन कम होता था। इस बार पिछले 11 सालों में एग्जीक्यूशन भी उतना ही अच्छा हुआ जितना अनाउंसमेंट हुआ है। उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा। स्वाभाविक है कि जितने भी निवेशक भारत के हैं तो उन्होंने भी देखा है कि अच्छा रिटर्न्स यहाँ मिल रहा है और जो विदेश के निवेशक है मुझे लग रहा है कि अच्छा रिटर्न्स मिला भी है पिछले 10-11 सालों में और आगे भी मिलता रहेगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे आशीष कुमार चौहान। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। संसद में बजट 2026 से 27 पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर से आए छात्रों से बात की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने छात्रों के साथ बजट में किए गए प्रावधानों और आवंटनों पर विस्तृत चर्चा की, जहां वित्त मंत्री ने बजट कैसे बनता है और कैसे देश के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों, कामगारों और समितियों के सदस्यों से मिलकर बजट में उनके विकास और बाजार में स्थिरता को ध्यान में रखकर बजट की घोषणा की जाती है, इसके बारे में बताया। छात्रों से चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसे बजट में रोजगार,
रेलवे, तकनीक, किसान और छात्रों पर विस्तृत मंथन होता है। उसके बाद जरूरत के हिसाब से बजट में योजनाओं की घोषणा होती है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार रक्षा सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रही है। छात्रों ने भी वित्त मंत्री से बजट में मौजूद सभी विषयों पर सवाल किया, जिसका वित्त मंत्री ने विस्तार से जवाब दिया और छात्रों को भविष्य का नेता बताते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के प्रगति कार्यक्रम की चर्चा करते हुए बताया कि पीएम मोदी हर महीने की एक बुधवार को सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। More than the departments, I think the PM himself does this and monthly Pragati. Pragati is an online way in which he speaks with the district collectors and asks them, are government schemes, particularly the central government schemes, getting implemented? Where is the gap? Why are you not able to do? Is there something I can do from Delhi for you? If there's a problem, like in this case, internet is a problem, I need to find out where is that problem and sort it out. Like that, every month he sits to find out from the district collectors chosen from different districts, to say hospital nahi hai, kyun nahi hai, iska kya karna hai, idhar se officer bhejo, usko suljao और start karo wo काम. So closely monitoring is one way in which the last mile connectivity or last mile execution of projects can happen. Monitoring chahiye. And then he also then sends back, for instance, 30 years ago somebody who went into the IAS and was posted as a deputy secretary or a district whatever assistant collector. Now he would have become a Government of India secretary. PM says go to that district in which you were assistant collector and tell me what is the development happening there. If it is remaining the same way like you were when you were, I need to do so much more. So monitoring till the last mile with the officials who understand that area is the one which is bringing the difference. और संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश होते देखना 30 युवाओं के लिए किसी सपने के साकार होने जैसा था। देश के विभिन्न हिस्सों से आए इन 30 युवाओं ने बजट प्रस्तुति देखने के बाद वित्त मंत्री के साथ विस्तृत संवाद भी किया। हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने इनमें से कुछ युवाओं से बातचीत की और उनके अनुभवों को जाना। मेरे साथ कुछ युवा है जिन्होंने आज संसद में देखा किस तरह से बजट पेश किया जाता है और उन्होंने शाम को वित्त मंत्री के साथ एक लंबी बातचीत भी की। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह का आज का दिन रहा, पहले संसद और फिर वित्त मंत्री के साथ बातचीत। हमारी बातचीत फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हुई तो जब हमने उन्हें एज अ पर्सन देखा तो हमने देखा कि उनके साथ बात करना, उनके साथ कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत इजी था। जहाँ तक बात आज के बजट की है तो बजट में बहुत कुछ युवा के लिए था। मुझे युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ लगी आज के बजट में वो था कि गर्ल्स हॉस्टल्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगी। यंग जनरेशन के लिए मैम ने वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिया है। हम दूर बैठकर बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं सरकार, कुछ तो नहीं करते। यहाँ आकर पता चलता है कितना कुछ कर रहा है सरकार, जो हमें नहीं पता वो जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है वो यहाँ के पता चला और ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो ये युवा हमेशा याद रखेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री पंजाब जालंधर डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाओं ने भारत में चेतना जागृत करने का काम किया। आज केंद्र की सरकार भी विकसित भारत बनाने की ओर काम कर रही है, एक ऐसा भारत जहां बराबरी हो, सबका सम्मान हो। मैं पंजाब दी इस धरती नू नमन करदा हां। मैं संत रविदास जी की प्रेरणा भूमि पंजाब की वीर भूमि में आया हूं। मैं मानता हूं ये सिर्फ गुरु रविदास जी की ही इच्छा है और मेरा बहुत सौभाग्य है। जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला, जो संत रविदास की प्रेरणा भूमि मानी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंच आशीर्वाद लिया।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सेवा मार्ग पर चलते हुए गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। विकसित भारत यानी ऐसा भारत जहां कोई गरीबी में रहने को मजबूर ना हो, एक ऐसा भारत जहां सबके लिए सम्मान हो, सबके लिए संभावनाएं हो। और मुझे विश्वास है संत रविदास के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के लक्ष्य को जरूर पाकर रहेंगे। आज सुबह ही संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। माघी पूर्णिमा और संत रविदास जी की 649वीं जयंती, इस अवसर पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास महाराज किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हलवारा एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक इंफ्रा भविष्य की जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश संत रविदास द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। श्री गुरु रविदास जी ने हमें उपदेश किया है, श्रम कऊ ईसर जानी कई, जऊ पूजही दिन रैन। रविदास तिही ही संसार मह, सदा मिलही सुख चैन। अर्थात जो श्रम को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आज देश श्रम की पूजा कर रहा है। आज खेतों में पसीना बहाने वाले किसान के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है। यहां पंजाब के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। संत रविदास से जुड़े स्थलों का कायाकल्प और राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्मदिन के आयोजनों को लेकर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे समाज की नींव मजबूत हो रही है। जालंधर से दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय तटरक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस पर रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय तटरक्षक बल के साहस, समर्पण और पेशेवर दक्षता की सराहना की जानी चाहिए और उनकी सेवाएं न केवल समुद्री सुरक्षा के लिए बल्कि मानवता की सेवा में भी महत्वपूर्ण है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने साहस, समर्पण और सेवा की जो परंपरा स्थापित की है, मैं समझता हूं वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। समुद्री सीमाओं की रक्षा से लेकर मानवता की सेवा तक आपने हर मोर्चे पर अपने देश का मान बढ़ाया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।